हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जून मंथ के पॉलिटी एंड गवर्नेंस करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 पर बेस्ड होगी दोस्तों। तो इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को कवर किया जाने वाला है, तो उसी अकॉर्डिंग टॉपिक्स का सिलेक्शन होता है। तो आप वीडियो को जरूर आखिर तक देखें क्योंकि यहाँ पे काफी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होंगे और हमारे चैनल का पर्पस स्मार्ट स्टडी और इजी लर्निंग को प्रमोट करना है, तो इसलिए हमारा फोकस हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन एरियाज को कवर करना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज थे जो कि जून मंथ में हाईलाइट में रहे थे। तो पहला टॉपिक तो है 5th एनिवर्सरी ऑफ अर्बन मिशन। अब दोस्तों, अर्बन मिशन के अंदर में 3 स्कीम्स चल रही थी गवर्नमेंट की, उसकी अभी 5th एनिवर्सरी मनाई गई है क्योंकि ये गवर्नमेंट की काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, जिनके नाम कुछ इस तरह से जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन, आपने काफी सुना होगा अमृत मिशन के बारे में, आवास योजना के बारे में, और स्मार्ट सिटी मिशन। ये तो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा था क्योंकि यहाँ पे 100 से भी ज्यादा इंडिया में स्मार्ट सिटीज बनाना प्रपोज्ड किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल जनरली हमेशा न्यूज में बना रहता है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज पूरे इंडिया में होते ही रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में दोस्तों मैं बता देता हूं कि ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है और इसके बारे में मैं आगे फर्दर और बता दूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन का आजकल काफी ज्यादा यूज किया जाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में काफी सारी रिव्यू पिटिशंस लगाई जाती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो प्रीवियस ऑर्डर्स होते हैं उनको अगेन रिव्यू करने के पर्पज से लगाई जाती हैं। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियसली क्या जजमेंट दिए हैं जिसके बेसिस पे हम रिव्यू पिटिशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, ग्रांट्स एंड अदर ट्रांसफर्स। तो दोस्तों फाइनेंस कमीशन के बारे में देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट्स का प्रोविजन किया है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो कि हर स्टेट को फुलफिल करनी होगी। नेक्स्ट है 23 एडिशनल एमएफपी आइटम्स इंक्लूडेड इन एमएसपी लिस्ट। अब एमएसपी क्या है वो तो आपको पता ही होगा, बट एमएफपी ये है, एमएफपी का मतलब होता है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब दोस्तों जो एमएफपी है उनको एमएसपी में इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि अभी आपको पता है कि हम कोविड-19 की सिचुएशन से सभी सफर कर रहे हैं, तो ट्राइबल एरियाज के लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने एमएफपी के थ्रू जो एमएसपी के अंदर में 23 एमएफपी प्रोडक्ट्स को अलाउ कर दिया है ताकि ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोगों की लाइवलीहुड अच्छे से चलती रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए दोस्तों अब डिटेल में हर एक टॉपिक को देखते हैं अपन। तो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों 5th एनिवर्सरी ऑफ अर्बन मिशन। तो इसमें ऐसा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पहले तो आप इस मिनिस्ट्री के बारे में ध्यान रखना कि इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये स्कीम चलाई जा रही है। सेलिब्रेटेड द 5th एनिवर्सरी ऑफ द अर्बन मिशन, पीएम आवास योजना, अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों एक बार आप ये देख लो, ये मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि वापिस से यूपीएससी प्रीलिम्स में इन प्रीवियस स्कीम्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए। बाकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी हमें काफी कुछ कवर करना चाहिए, इसलिए दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू लगा क्योंकि ये अभी न्यूज में आया है, तो हमको ध्यान रखना होगा इसके बारे में। टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑफ अर्बन इंडिया बाई 2022 विद द विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। तो दोस्तों गवर्नमेंट का विजन है हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब सभी को घर प्रोवाइड करने का।
गवर्नमेंट एक्चुअली 2 करोड़ हाउसेस को बिल्ड करने का मिशन लेकर के चल रही है। उसमें अर्बन एरियाज में 2022 तक 2 करोड़ हाउसेस को बिल्ड करने की प्लानिंग है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कौन कौन बेनिफिशियरी होंगे ये देखते हैं। तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप्स में आते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप्स में आते हैं, तो इनको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है कि जो एनुअल इनकम कैप जिनकी 3 लाख से कम होगी वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे। जिनकी 3 से 6 लाख होगी इनकम वो लोअर इनकम ग्रुप में, और जिनकी 6 से 8 लाख के करीब इनकम होगी वो मिडिल इनकम ग्रुप में आएंगे। और उसी अकॉर्डिंग उन सबको लोन प्रोवाइड किया जाएगा और लोन में गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज किया जाएगा ताकि उनको सस्ती ब्याज दरों पे होम लोन मिल सके। आगे बढ़ते हैं, की इनिशिएटिव टेकन एंड अचीवमेंट्स। अब दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या की इनिशिएटिव लिए गए उनको भी एक बार देखते हैं मोटे मोटे तौर पे। तो मोर देन 4000 cities have been included in the mission and 1.05 करोड़ houses have been sanctioned। तो दोस्तों 4000 से भी ज्यादा सिटीज में 1.1 करोड़ से ज्यादा हाउसेज को सैंक्शन किया जा चुका है इस स्कीम के अंतर्गत, और एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 1.65 करोड़ पर्सन्स हैव बीन जनरेटेड थ्रू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। तो दोस्तों काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्कीम एक सक्सेसफुल की तरह देखी जा रही है। और इसके अलावा देखें तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस लॉन्च्ड एज अ सबमिशन फॉर providing ease of living to people from economically weaker section to lower income group category including laborers, urban poor। तो दोस्तों इसमें एक रेंटल हाउसिंग का भी एक सिस्टम किया गया है जिसमें जो लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में या लोअर इनकम ग्रुप्स में उनको एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की सुविधा प्रोवाइड की गई है। जो अपने खुद के घर नहीं बना सकते हैं उनको रेंटल हाउसिंग के थ्रू काफी सस्ती दरों पर हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी इस आवास योजना का ही पार्ट है। इसके बाद देखते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 6 स्टेट्स। तो दोस्तों 6 स्टेट्स में ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंडर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ये जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है उसका एम है टू आइडेंटिफाई एंड मेन स्ट्रीम अ बास्केट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब दैट आर सस्टेनेबल एंड डिजास्टर रेजिलियंट। तो दोस्तों यहाँ पर इस ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज में सस्टेनेबल और डिजास्टर रेजिलियंट हाउसेस को तैयार करने का उद्देश्य रखा गया है। तो आपको ये थोड़ा सा एक स्पेशल पॉइंट है जो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इसका किससे रिलेशन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें सस्टेनेबल और डिजास्टर रेजिलियंट हाउस बनाए जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं अंगीकार कैंपेन में क्या चल रहा है। फॉर बेनिफिशियरीज ऑफ कंप्लीटेड हाउस एम्ड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू बिहेवियर चेंज एंड कन्वर्जेंस वॉज लॉन्च्ड। अब अंगीकार कैंपेन में हो ये रहा है कि जिन लोगों को हाउस अलॉट हो चुके हैं, जिनके हाउस बन चुके हैं, उनको अवेयर किया जाएगा वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर के, और इसके अलावा सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपरली डिस्पोजल हो सके इस पर ध्यान दिया जाए। इन सब चीजों को बताया जाएगा इसी स्कीम के अंतर्गत। तो दोस्तों ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अंगीकार कैंपेन, ये किससे एसोसिएटेड है और इसमें क्या होता है ये आपको एक हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि इसमें जिन जिन लोगों को हाउस अलॉट हो चुके हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत उन सभी को इन सब प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयर किया जाता है ताकि हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान का सपना है वो भी पूरा हो सके। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी चीजों के बारे में स्वच्छ भारत मिशन में बताया गया है। तो गवर्नमेंट का ये एक मिक्स्ड गोल अप्रोच है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये जो अमृत मिशन है ये भी अर्बन एरियाज में लॉन्च किया गया है। तो ये सारी स्कीम्स अर्बन एरियाज के लिए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। ऑब्जेक्टिव इज यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, इंप्रूवमेंट इन सीवरेज नेटवर्क, डेवलपिंग चिल्ड्रन एंड दिव्यांग फ्रेंडली ग्रीन
स्पेसेस एंड पार्क, इंप्रूविंग इन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एंड नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों जो बेसिक यूटिलिटी सर्विसेज होती है ना हमारी सोसाइटी में, जो भी अर्बन एरियाज में, जैसे कि आप देख लो कि पार्क्स होते हैं बच्चों के खेलने कूदने के लिए, इसके अलावा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज होता है, आपको पता है कि बारिश में किस तरह से पानी जगह जगह पे भर जाता है, तो वो पानी प्रॉपरली निकासी हो सके उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है। तो अच्छे से नालियां वालियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसके ऊपर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक होता है दोस्तों। मेन रोड के साइड में भी पेडेस्ट्रियन रोड होता है जहां पर फुटपाथ बनाए जाते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ताकि उसके ऊपर पैदल यात्री भी चल सके। ठीक है, तो वो सारा काम जो है इस स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये कहां किया जा रहा है, तो सब कुछ अर्बन सिटीज में हो रहा है। तो ये 500 के करीब सिटीज है जिसमें ये स्कीम चलाई जा रही है, कवरिंग मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन। तो 60% के करीब पॉपुलेशन को कवर करती है ये स्कीम। ठीक है, तो 500 के करीब सिटीज में चल रही है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दिव्यांग और चिल्ड्रन फ्रेंडली ग्रीन स्पेसेस भी बनाएंगे, मतलब ग्रीन पार्क्स बनाएंगे। इसके अलावा वाटर जो सप्लाई का जो मैकेनिज्म है उसको बेटर करेंगे, और इसके अलावा सीवरेज नेटवर्क को भी अच्छा बनाना है। तो ये सब इस स्कीम का ही पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंस लॉन्च 78 लाख वाटर टैप कनेक्शंस एंड 45 लाख सीवरेज एंड सेप्टेज कनेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड। तो दोस्तों ये काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में बता रखा है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, बट हाँ ये जरूर है कि मेंस स्पेसिफिकली अगर आपको देखना है तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, अब ये ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम भी इसी स्कीम जो कि अमृत स्कीम है उसके अंतर्गत में आता है। अब इसमें क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम है, तो बिल्डिंग की परमिशन अब आसानी से मिल जाएगी सिस्टम के अंतर्गत। इज इंप्लीमेंटेड अक्रॉस 444 अमृत सिटीज एम्ड एट रिड्यूसिंग द ओवरऑल टाइम टेकन फॉर अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स व्हाइल एंश्योरिंग अ सीमलेस प्रोसेस। आपको पता होगा कि बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग का जो नक्शा होता है उसको पास कराने के लिए अप्रूवल म्यूनिसिपैलिटी से लेना होता है। अब इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम के थ्रू अब आसानी से वो परमिशन ली जा सकेगी। इसके अलावा देखते हैं वाटर एटीएम्स इंस्टॉल्ड टू डिस्पेंस ड्रिंकिंग वाटर एज चीप एज ₹1 पर लीटर। तो वाटर एटीएम्स को भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि वाटर की किस तरह से शॉर्टेज है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके अमृत मिशन में इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है, और यहाँ पे ₹1 की पर लीटर की रेट पर वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा वाटर एटीएम्स के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड फैसिलिटेट पीपल टू गेट 24/7 क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो लोगों को क्लीन वाटर की सप्लाई की जा सके, इस पर भी काम किया जाएगा। और इसके अलावा सीवेज मैनेजमेंट के लिए इन्होंने फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जाएंगे, जो कि एक लो कॉस्ट ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फीकल स्लज एंड सेप्टेज टेकन अप इन द वेरियस स्टेट्स। इसके अलावा देखते हैं कैपेसिटी क्रिएशन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग वाटर रिसाइकलिंग कैपेसिटी, इंस्टॉलिंग एनर्जी एफिशिएंट एलईडी स्ट्रीट लाइट्स। तो जो एलईडी स्ट्रीट लाइट्स है उसका काम भी इसी के अंडर में किया जाएगा। और वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट हुआ या फिर वाटर सप्लाई की एक्सेस को बढ़ाना हुआ हो, ये सभी काम इस स्कीम के अंतर्गत किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्कीम देखते हैं दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। तो ये दोस्तों 100 के करीब, 100 से इवन ज्यादा ही सिटीज में अभी स्मार्ट सिटीज बनाने का मिशन चलाया गया है। ये करीब 120 सिटीज के करीब होगी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेलेक्ट की गई है। इसका मिशन क्या है देखते हैं। टू स्ट्रेंथन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन एंड प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन। तो सिटीजन्स को और बेहतर क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करने के पर्पज से और स्मार्ट सॉल्यूशन निकालने के पर्पज से ही इनको स्मार्ट सिटीज कहा गया है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो वेस्ट का मैनेजमेंट होगा वो काफी बेटर होगा और काफी इजी गोइंग होगा। इसके अलावा जो भी ये नई सिटीज बनाई जाएंगी, नई स्मार्ट सिटीज होंगी, इन सब में इंटीग्रेटेड कमांड एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जिसके थ्रू पूरे शहर के ऊपर नियंत्रण किया जाएगा। तो काफी आसान हो जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर किसी भी अन्य डिपार्टमेंट के लिए। तो देखते हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। तो स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स ऑफ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट इन स्मार्ट सिटी मिशन
आर सिटी इंप्रूवमेंट, रेट्रोफिटिंग, सिटी रिन्यूअल, रीडेवलपमेंट और ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट। ग्रीनफील्ड वो डेवलपमेंट होते हैं या सिटी एक्सटेंशन जहां पे किया जाएगा वो प्रॉपरली पूरे नए तौर पे किया जाएगा, और कुछ सिटीज का वापस से रिन्यूअल होगा, मतलब उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा अगर ऑलरेडी सिटी ठीक ठाक तरीके से वर्क कर रही है। इसके अलावा दोस्तों जिस सिटी में बेसिक इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी उसको जनरल मेंटेनेंस के थ्रू बेटर बनाया जाएगा, ताकि सभी सिटीज में हाई क्वालिटी स्मार्ट फीचर्स प्रोवाइड किए जा सके। नेक्स्ट देखते हैं पेन सिटी इनिशिएटिव। इसमें क्या है, स्मार्ट सॉल्यूशंस आर अप्लाइड टू कवर लार्जर पार्ट ऑफ द सिटी। तो जितने भी सिटीज होंगे उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब स्मार्ट सॉल्यूशन क्या होने वाले हैं आगे फ्यूचर में देखें तो ई व्हीकल्स का टाइम आने वाला है, तो वहां पे आपको पता होगा कि ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ऐसी सिटीज में यही सब प्लान होगा, और इसके अलावा प्रॉपर वाटर की सप्लाई हो सके, वाटर सप्लाई के अलावा वेस्ट मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके, ताकि फास्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों इस स्कीम में और क्या क्या है, जैसे कि 5151 प्रोजेक्ट्स वर्थ 2 लाख करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड। तो इतने प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप्ड अंडर द मिशन हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। तो दोस्तों इसमें होता ही है कि जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, ये जो बड़े बड़े टाउन्स है, बड़ी बड़ी सिटीज है, तो इनमें क्या होता है कि एक सेंटर होता है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर। उसके अंदर में बहुत सारे मॉनिटर्स लगे होते हैं, ठीक है, जहां से शहर के हर एक कोने पर नजर रखी जाती है कैमरास के थ्रू। तो वहां पे जो उनकी टीम होती है उन्हीं से पुलिस डिपार्टमेंट भी कनेक्टेड होता है, उसी से डायरेक्ट जो डीएम का ऑफिस होता है वहां पे भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है सिटीज में तो प्रॉपर बिल्कुल मैनेजमेंट होता है हर चीज का, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वाटर सप्लाई की शॉर्टेज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, तो सभी कुछ एक ही जगह से प्रॉपर कंट्रोलिंग हो सकेगी। इसी को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहा गया। स्मार्ट सिटी मिशन इज हेल्पिंग सिटीज इन रेजिंग फाइनेंस थ्रू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। तो दोस्तों जो भी स्मार्ट सिटीज है उसमें फाइनेंस रेज करने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड का प्रोविजन किया गया है, ताकि वो म्यूनिसिपल बॉन्ड ला करके फाइनेंस जनरेट कर सके। इसके अलावा देखते हैं स्मार्ट रोड्स दैट एंश्योर सेफ एक्सेस टू ऑल रूट्स एज वेल एज फ्री स्पेसेस फॉर यूजर्स। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए काफी सारे रूट्स पर एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा काफी फ्री स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वहां पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो या फिर डिफरेंट सेक्टर्स में काफी स्कोप हो, ऐसे प्रोविजन किए जाएंगे। स्मार्ट सोलर एनर्जी एज स्मार्ट सिटी मिशन रिक्वायर्स सिटीज टू हैव एटलीस्ट 10% एनर्जी कमिंग फ्रॉम सोलर एंड एटलीस्ट 80% बिल्डिंग्स टू बी एनर्जी एफिशिएंट। तो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाना ये भी स्मार्ट सिटीज का एक गोल है। इसके अलावा वहां पे जो 10% एनर्जी होगी वो सोलर एनर्जी के थ्रू उसकी एक्सेस होगी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी के थ्रू 10% एनर्जी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में प्रोवाइड की जाएगी, और बाकी 80% बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं स्मार्ट वाटर एंश्योरिंग 24/7 वाटर सप्लाई थ्रू परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 24/7 मतलब 24 घंटे पानी की सप्लाई के लिए भी प्रोविजन किया जाएगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों 10th शेड्यूल जो है वो हमेशा न्यूज में बना रहता है। रीजन क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, वो सभी स्टेट असेंबलीज में लागू होता है। इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में सभी में लागू होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ पार्लियामेंट और सभी स्टेट असेंबलीज में लागू होता है। तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की वीकनेस बनी रहती है, तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। अब ये इसके बारे में देखते हैं। 10th शेड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985 बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट। आपको ये ध्यान रखना है, ये राजीव गांधी के टाइम पे आया था 1985 में, ठीक है। अब इट लेज डाउन द प्रोसेस बाय विच legislators may be disqualified on grounds of defection by the presiding officer of a legislature
बेस्ड ऑन पिटिशन बाय एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। अब दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं कि एम लक्ष्मीकांत में एंटी डिफेक्शन लॉ के टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप उससे जाकर के जरूर पढ़े। मैंने यहाँ पे ओवरव्यू के तौर पे काफी अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, जो लेजिस्लेटर्स है हमारे विधायक जो होते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई करने के पर्पस से बनाया गया है। उसमें ऐसे कौन से क्राइटेरियाज है जिनके बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तो ये बताया गया। अब डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पे स्पीकर को ये पावर है डिस्क्वालीफाई करने की। राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन के पास वो पावर है, ठीक है। इसके अलावा अगर स्टेट असेंबलीज की बात की जाए तो वहां पे भी जो है जनरली स्टेट असेंबली एक सिंगल ही हाउस होता है, कुछ कुछ स्टेट्स में 2 हाउस होता है। तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस हाउस का, उसके पास ये पावर होगी कि वो ऐसे लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं जो कि रूल्स का वायलेशन करते हैं। अभी उसके बारे में भी देखेंगे। द डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इज रेफर्ड टू द चेयरमैन और स्पीकर ऑफ सच हाउस एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। तो ये चीज मैंने बताई थी कि स्पीकर और चेयरमैन के पास ये पावर होती है डिस्क्वालीफाई करने की। द लॉ अप्लाइड टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, ये भी मैंने बता दिया कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के पास ये पावर है। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं अपन कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। देखो 2 तरीके के मेंबर होते हैं, एक तो नॉमिनेटेड होते हैं, दूसरे होते हैं इलेक्टेड मेंबर। तो यहाँ पे बात हो रही इलेक्टेड वाले मेंबर्स की, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू आए ना तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है। तो अगर वो क्या होता है, वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। अगर मान लो उन्होंने मेंबरशिप छोड़ दी, जैसे अभी सचिन पायलट का केस चल रहा है, अगर उसने विधानसभा में जाकर के कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो वहां पे स्पीकर होगा हाउस का, जो हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो स्पीकर के द्वारा सचिन पायलट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके साथ में जो 19 विधायकों का भी चल रहा है अभी सीन, वो भी देखा जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूं मैं, ये कोई गारंटी नहीं है, अभी जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा वोट्स और डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, हाउएवर इफ द मेंबर हैज टेकन प्रायर परमिशन और इज condoned by the party within 15 days from such voting or abstention, the member shall not be disqualified। अब ये बड़ी खास काम की बात है। अगर पार्टी के खिलाफ जाकर के किसी भी वोटिंग में अगर वोट कर देता है अगर कोई भी लेजिस्लेटर, तो उसको पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? तो जो हाउस का स्पीकर होगा, स्पीकर जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिस्क्वालीफाई करेगा। और इसके अलावा अगर पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाकर के वोट देने की अगर पार्टी ने खुद ने परमिशन दे दी है तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन का केस नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। और वो परमिशन उनको 15 दिन पहले लेनी पड़ेगी, ठीक है। इफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, तो कोई भी इंडिपेंडेंट, कई निर्दलीय तरीके से चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, तो अगर वो जाकर के इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में जीत जाते हैं और उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर joins a party 6 months after he become a member of the legislature। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बात यही यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर की बात हो रही है और नॉमिनेटेड मेंबर के पास चांस होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर में वो जाकर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अगर वो नहीं ज्वाइन करता है तो वो इंडिपेंडेंट ही अलग ही रह सकता है, बट अगर वो 6 महीने के बाद में ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो उसके पास टाइम ड्यूरेशन होती है 6 मंथ की, जब से लोकसभा, राज्यसभा या फिर कोई भी विधानसभा स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस अंडर द लॉ, इसके बारे में देखते हैं। लेजिस्लेटर्स मे चेंज देयर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट एट लीस्ट 2/3, कितने 2/3 की बात हो रही है, 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स आर इन फेवर ऑफ द मर्जर। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, इनकी सरकार चल रही है राजस्थान में। अब कांग्रेस के अगर 2/3 मेंबर्स पार्टी ब्रेक करके बीजेपी में आकर के ज्वाइन करके सरकार बना लेते हैं तो इसको मान्यता मिल जाएगी, मतलब ये वैलिड है, ठीक है। ये बताना
चाहा है यहाँ पे, तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया। इन सच अ सिनेरियो नीदर द मेंबर who decide to merge nor the ones who stay with the original party will face disqualification। तो इसमें सभी लेजिस्लेटर ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के 2/3 अगर बंदे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में स्विच कर गए, कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो यही बताया गया है। और जो ओरिजिनल पार्टी है उसके मेंबर भी कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। जो बच्चे खुचे जो 1/3 मेंबर होंगे उसी पार्टी के, वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इसके अलावा देखते हैं डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था वो इस तरीके से ही था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है डिसीजन लेने की, तो पावर तो अभी भी डिसीजन लेने की प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही है। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसमें यह कहा गया कि अब इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकेगा। जुडिशियल रिव्यू जो है, अगर किसी भी लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए एक चीज मैंडेटरी है, देयर बाय अलाउिंग अपील्स अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर, अब क्या है यहाँ पे जो एक एक्सेप्शन है वो ये है, इट हेल्ड दैट देयर मे नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिव्स हिज ऑर्डर। तो पहली जो जरूरी बात यह है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी तरफ से एक जजमेंट देना होगा, जो भी वो जजमेंट देगा उसके बाद में ही जाकर के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले नहीं लगाई जा सकती है। सेम विद हाई कोर्ट ऑल्सो, ठीक है। तो जो स्टेट असेंबलीज है वो कहाँ जाएंगी, हाई कोर्ट में जाएंगी, और जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर है वो किधर जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपने केसेस का रेजोल्यूशन कराने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसके बारे में मैंने बताया था कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। अब जो दोस्तों इस पे यूपीएससी पहले से क्वेश्चन पूछ चुकी है, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन जो आने की चांसेस है वो ये है कि ये किन किन बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो ऐसे 8 सेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि कॉन्स्टेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी, एनफोर्समेंट एंड सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस। इन सब पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखना। ये 8 सेक्टर्स है जिनके बेसिस पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। तो पहला मैं वापस से बता देता हूं, कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी, एनफोर्समेंट एंड सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया को जो है 69th पोजीशन मिली थी। दोस्तों ऐसी चीजें जनरली यूपीएससी के प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती है कि ये 69th पोजीशन मिली थी कि इंडिया को कौन सी पोजीशन मिली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिव्यू पिटीशन। अब रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। क्वेश्चन कई बार इस तरह से भी पूछे जाते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आर्टिकल 137, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसके किसी भी पुराने जजमेंट या ऑर्डर के ऊपर रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में है इन 2013 रूलिंग सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन थ्री ग्राउंड्स फॉर सीकिंग अ रिव्यू ऑफ अ वर्डिक्ट इट हैज डिलीवर्ड। अब यहाँ पे 3 ग्राउंड है जिसके बेसिस पे ये डिसाइड हो सकता है कि हाँ भाई रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस वाज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पेटिशनर और कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम। अगर मान लो कभी कोई केस चल रहा था और पेटिशनर जो था उसके पास कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उस केस से एसोसिएटेड अगर नहीं थी, लेकिन फ्यूचर में उसके पास कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन आ जाती है जो कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ऐसा एविडेंस है जिसके बेसिस पे उस केस को वापस से रीओपन किया जा सकता है और केस को जीतने की भी संभावना हो सकती है, तो ऐसे पेटिशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा यह है कि मिस्टेक्स और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अगर मान लो जो रिकॉर्ड्स जो किसी भी केस में गलत तरीके से अगर दिखाए गए या उनमें कुछ एरर्स थी या मिस्टेक थी तो इस तरीके के केसेस को भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा एनी अदर सफिशिएंट रीजन, इट मींस अ रीजन दैट इज एनालोगस टू द अदर टू
ग्राउंड्स, मतलब अगर कोई सफिशिएंटली प्रॉपर रीजन है जिसके बेसिस पे किसी प्रीवियस पेटिशन पे रिव्यू किया जा सकता है, तो उन सभी पेटिशंस को अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स थे जिसके बेसिस पे रिव्यू पेटिशन को एक्सेप्ट किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, ग्रांट्स एंड अदर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, ग्रांट्स एंड अदर ट्रांसफर्स। अब देखो दोस्तों, ये जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स है, ये आप ध्यान रखें कि अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है इंडिया में। और एक और बात बता देता हूं मैं कि जो फाइनेंस कमीशन है, इसके टॉपिक को आप एम लक्ष्मीकांत से बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि और 15th फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस है उन सबको अच्छे से याद रखें, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स इवन इन मेंस एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये किस तरीके की बॉडी है, स्टैट्यूटरी है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये कब एस्टेब्लिश की गई थी। ये सब चीजें आपको एक बार ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें इसके बारे में सर्च करके, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा पहुंचे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड द फॉलोइंग क्राइटेरिया व्हाइल डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ स्टेट। मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, एक्चुअली फाइनेंस कमीशन का काम ये है कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में टैक्सेस का बंटवारा कैसे किया जाए, टैक्सेस। ठीक है, तो टैक्सेस का डिवीजन करने का काम करती है। तो अभी स्टेट में भी कितनी सारी स्टेट्स हैं इंडिया में, 29 स्टेट्स हैं। तो 29 स्टेट्स में जो है किस तरीके से जो टैक्सेस और रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उसके ऊपर यहाँ पे बताया गया है। तो उसके लिए जो क्राइटेरियाज हैं इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। 45% फॉर द इनकम डिस्टेंस, 15% फॉर द पॉपुलेशन इन 2011। तो जो 45% जो भी फंड का होगा ना, वो इसीलिए होगा कि इनकम डिस्टेंस पे कितना काम किया है उस स्टेट गवर्नमेंट में। इनकम डिस्टेंस से मतलब ये कि जो रिच और पुअर के बीच में कितना डिवाइड है, उस चीज को इनकम डिस्टेंस से बताया जा रहा है। ठीक है, तो किसी स्टेट में मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी है और किसी स्टेट में पर कैपिटा इनकम कम है, मतलब कम है या ज्यादा है, इसको इन सब चीजों को देख करके ये फर्स्ट क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि 45% फॉर द इनकम डिस्टेंस। फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो टैक्सेस रेवेन्यू में 45% का वेटेज है वो इनकम डिस्टेंस को दिया गया है। सेकंड दिया गया 15% फॉर पॉपुलेशन इन 2011। अब जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अभी जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तो इनकी जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इनको जो फंड प्रोवाइड किया जाता है वो भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो टैक्सेस में इनका जो हिस्सा है वो काफी ज्यादा है अदर स्टेट्स की तुलना में। इसके अलावा 15% फॉर द एरिया, जिस स्टेट का एरिया सबसे ज्यादा है उसको रेवेन्यू में काफी हिस्सा दिया जाता है, 15% का वेटेज उसको दिया गया है। तो स्टेट का एरिया, स्टेट की पॉपुलेशन, स्टेट में जो इनकम डिस्टेंस है उसको देखा जाता है। इसके अलावा 10% फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। अब ये जो है 10% फॉरेस्ट और इकोलॉजी का, तो जिस स्टेट ने फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया है उस स्टेट को स्पेशली वेटेज दिया जाता है, जो कि 10% का दिया जाता है। ठीक है, 12.5% फॉर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। अब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यही होती है कि जिसने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पे अच्छा काम किया है उन सभी स्टेट्स को 12.5% का एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। 2.5% फॉर टैक्स एफर्ट। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो है टैक्स के कलेक्शन के लिए काफी एफर्ट लगाती हैं, उनको एज एन एप्रिसिएशन जो है एक्स्ट्रा 2.5% जो है एज ए ग्रांट की तरह दिया जाता है। तो जितनी भी ग्रांट है उसका डिसीजन फाइनेंस कमीशन के द्वारा इन सभी क्राइटेरिया के बेसिस पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या दिया गया है। फॉर 2020-21 द कमीशन हैज रिकमेंडेड अ टोटल डिवोल्यूशन ऑफ 8 लाख करोड़ टू द स्टेट्स विच इज 41% ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने जितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसका 41% स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करने का प्रोविजन रखा है। ठीक है, जबकि यही 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्राइटेरिया में 42% जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयरिंग थी, तो ये 1% का रिडक्शन आ गया है। ठीक है, तो ये 1% लोअर हो गया है देन द परसेंटेज रिकमेंडेड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन। तो ये ऐसा 15th फाइनेंस कमीशन में क्राइटेरिया रखा गया है कि 41% को ही वो अलाउ कर रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं व्हाट आर द वेरियस ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। अब देखो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब आपको पता ही होगा कि जीएसटी लागू हो चुकी है,
तो जीएसटी लागू होने के बाद काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो रेवेन्यू जो डेफिसिट होगा तो उसकी फॉर्म में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज, जितनी जो लोकल बॉडीज हैं उनको स्पेशली ग्रांट प्रोवाइड करने का भी इसमें प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट, तो ये इस तरह से 3 भागों में ग्रांट्स को डिवाइड किया गया है। जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स हैं उन सभी को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ग्रांट टू लोकल बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 23 एडिशनल मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स इंक्लूडेड इन एमएसपी लिस्ट। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, ऐसे में ट्राइबल एरिया के लोगों को फायदा पहुंचाने के पर्पज से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो है जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लिस्ट में शामिल किया है। ऐसे 23 आइटम्स है। अब 23 आइटम्स में से कुछ के नाम यहाँ पे, इनको आप अच्छे से याद रखना। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि 1 तुलसी सीड्स, 1 जीरा, मशरूम, ब्लैक राइस, जोहर राइस। तो ये दोस्तों ये आपको याद रहना चाहिए। मेनली तो यही काम की चीजें जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा किस तरह से एमएसपी में अब जो है एमएफबी मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इंक्लूड किया गया है, तो ये बताया गया था, ठीक है। अभी देखते हैं अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अब दोस्तों ये एक जो है काफी पुराना एक्ट है, कैबिनेट ने इसमें कुछ अमेंडमेंट को लेकर के अप्रूवल दे दिया है, तो इसके बारे में देखते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या है ऐसा, ठीक है। तो अंडर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट एसेंशियल्स लाइक जैसे सीरियल, पल्सेस, ऑयलसीड, एडिबल ऑयल्स, अनियंस, पोटैटोज हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये कई सालों से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का पार्ट बनी हुई थी कि जितने भी जो अनियन, एडिबल ऑयल्स या ऑयल सीड, सीरियल, पल्सेस थी, अब उसको जो है हटा दिया गया है इस लिस्ट से। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये 1955 में पास किया गया था दोस्तों। ऐसा एक्ट एक्चुअली इसलिए पास किया गया था, देश तब आजादी हुआ था और सभी लोगों को जो बेसिक फूड की आवश्यकता होती है और जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है वो उन तक एक्सेस पहुंच पाए, इस पर्पज से इस एक्ट को पास किया गया था। तो इसमें जो लिस्ट ऑफ आइटम्स आते हैं आप देख लो, एक बारी नजर डाल लो। ड्रग्स होती हैं, जो दवाइयां होती है, वो फर्टिलाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के लिए पेट्रोल की प्रॉपर सप्लाई होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको एक एसेंशियल कमोडिटीज की तरह देखा गया, इसलिए इस एक्ट का पार्ट बनाया गया। Used by the government to regulate the production, supply and distribution of whole host of commodities, it declare essential in order to make them available to consumers at fair price। दोस्तों क्या है कि हर कंज्यूमर को ये बेसिक नीड की चीजें हैं और ये हर कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का पर्पज रहा है शुरू से ही, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है 1955 में आया था और इसमें इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया था। और अभी जो है गवर्नमेंट एक काफी हिस्टोरिक डिसीजन लेते हुए इनमें से कुछ कमोडिटी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल रही है, ताकि क्या है कि उसके लिए अब लोग खुद इंडिपेंडेंटली जो मार्केट रेट्स हैं उसके ऊपर बाय करें उन सब चीजों को। तो द सेंटर कैन इंक्लूड न्यू कमोडिटीज एज एंड व्हेन द नीड अराइजेज। इसी एक्ट में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP of any packaged product that is declared as essential commodity। दोस्तों ऐसा इसलिए करती है गवर्नमेंट ताकि हर आम इंसान तक जो है बहुत कम कीमत पर जो एसेंशियल प्रोडक्ट है वो हर किसी तक पहुंच सके, इसी पर्पज से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक जरूर करें, और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा हमारा RAS एग्जाम से रिलेटेड एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर जाकर के ज्वाइन करें। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।